गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम कर रहे थे निश्चयवाद की आलोचनाएं और हमने 3 आलोचनाएं कर भी ली थी। क्या किया था हमने कि निश्चयवादियों ने क्या बताया कि जो मानव है वो प्रकृति के सामने क्या है, लाचार है, बेबस है, निष्क्रिय है और वो क्या है, प्रकृति का दास है। मतलब प्रकृति ही सब कुछ है। लेकिन अगर मानव ही नहीं होगा तो प्रकृति के बारे में पढ़ेगा ही कौन? किसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा प्रकृति का? तो पर्यावरण ही सब कुछ नहीं है, पर्यावरण का कोई अस्तित्व नहीं है अगर मनुष्य नहीं है तो। ठीक है, ये इसकी 4th नंबर पे इसकी आलोचना आती है। जो रिचर्ड हार्टशॉन थे, इन्होंने कहा कि यह संगठित विज्ञान के रूप में भूगोल का क्या है, विरोधी है। यह प्रकृति और मानव को अलग करता है। कौन? निश्चयवाद। ठीक है, और इसकी जो मूलभूत एकता है उसको क्या करता है, नष्ट करता है। ठीक है, इसलिए इसकी आलोचना की गई। इसके बाद आता है संभववाद। क्या आता है? संभववाद, पॉसिबलिज्म। ठीक है, पॉसिबलिज्म ये एक फ्रांसीसी विचारधारा है। कैसी विचारधारा है? फ्रांसीसी। ठीक है, फ्रांसीसी विचारधारा है। और इसका अगर वो इसको किसने, वाइडल डी ला ब्लाश और फैब्रे इसके जनक माने जाते हैं। इसमें उन्होंने क्या कहा कि जो मानव है वो प्रकृति का दास नहीं है। मानव है वो वातावरण की कठपुतली नहीं है, बल्कि इन्होंने क्या कहा संभववाद में कि वातावरण जो है उस पर मानव ने क्या कर ली है, विजय प्राप्त कर ली है। ठीक है ना, मतलब प्रकृति पर मानव ने क्या कर लिया है, विजय प्राप्त कर ली है। वो उसका दास नहीं है, वो उसकी कठपुतली नहीं है। उन्होंने निश्चयवाद की जो विचारधारा थी उसको नकार दिया। ठीक है, परंतु जैसे वातावरण के कुछ संभावनाएं हैं जो प्रस्तुत की जाती है, जैसे मनुष्य अपनी छांट का उपयोग चाहे तो कर सकता है। ठीक है, क्या? जैसे मान लो पहाड़ी इलाका है, मनुष्य चाहे तो वहां रह सकता है, ना चाहे तो वहां नहीं भी रह सकता। ठीक, और इस विचारधारा का जनक किसे माना जाता है? वाइडल डी ला ब्लाश को और फैब्रे को। इसके अलावा ईसा बोमेन, कार्ल शावर, ब्रूंज, डिमांजिया, ये सब भी इसके क्या थे, समर्थक थे। ठीक है, इनका विचार था कि जो केवल प्रकृति ही समस्त मानवीय क्रियाओं की पूर्ण निर्धारक नहीं है, बल्कि मनुष्य की अपनी बुद्धि, कौशल, उसकी संकल्प शक्ति, उसका जो अध्ययन है, उसकी जो सांस्कृतिक परिवेश है, वो भी उसके ये सब कारक संभावनाओं और जो सफलता है उसका क्या करते हैं, मार्ग प्रशस्त करते हैं। मानव की जो सूझबूझ है उसके द्वारा वो क्या करता है, विपरीत परिस्थितियों में जो परिवर्तन होते हैं उनके लिए वो क्या करते हैं, फैसले जो लेने होते हैं उसको उसने अनेक उदाहरण दिए। जैसे क्या उदाहरण दिया? पहला तो कि थार के मरुस्थल में नहर पहुंचाया। ठीक है, मरुस्थल था, ये क्या थी, प्रकृति थी, लेकिन वहां पर नहर पहुंचाया किसने? मानव ने। ठीक है, नीदरलैंड में क्या है, समुद्र को पीछे छोड़कर किसको बढ़ा लिया, जमीन को बढ़ा लिया, जमीन प्राप्त कर ली। ठीक है, तिब्बत जो लेह मार्ग है, विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग का निर्माण किया, किसने किया? मनुष्य ने किया। जो नदियां हैं जहां पर बाढ़ आती रहती है, उन नदियों पर क्या बनाए, पुल बनाए, और बाढ़ को रोकने वाले हजारों बांध बनाए। ठीक है, और इससे क्या हुआ, जो प्रकृति थी उसके ऊपर क्या किया, उसने अपना नियंत्रण किया। पहाड़ों की जो तीव्र ढाल है, जहां पर कुछ भी संभव नहीं था, वहां पर सीढ़ीनुमा खेती की। वायुमंडल से नाइट्रोजन खींचने के जो संयंत्र है, ध्वनि से तेज चलने वाले जो यान है, वो क्या वो किसने उपजाए हैं? वो मनुष्य ने अपनी तकनीक से सहारे जो भौतिक वातावरण है और जो नीति है उसको बदला है, और मानव उसका सर्वश्रेष्ठ कारक है। ठीक है, जो संभववाद है इसका अगर विकास माना जाए तो इसके विकास का सबसे पहले प्रयोग किया था, इस विचारधारा का सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? लुसियन फैब्रे ने। ठीक है, उनका विश्वास था कि भौगोलिक अध्ययन में मानवीय जो तत्व है वो भौतिक तत्वों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है।
फैब्रे की एक पुस्तक थी, कौन सी, जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री, क्या थी, जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री, ठीक है, ये पुस्तक थी उसकी। उसमें कहा कि कहीं भी अनिवार्यता नहीं है, बल्कि सब जगह क्या है, संभावनाएं हैं। मानव जो है वो प्रकृति द्वारा प्रस्तुत की गई उन सभी संभावनाओं का स्वामी होता है जो उसके प्रयोग का निर्णायक होता है। ठीक है, मतलब मानव ऐसा नहीं है कि प्रकृति ने जो दे दिया मानव वैसा ही करेगा, मानव उसमें चेंज कर सकता है। फैब्रे ने माना कि मैन इज ए ज्योग्राफिकल एजेंट एंड नोट द लीस्ट। मानव क्या है, एक भौगोलिक अभिकर्ता है, तुच्छ और लघुत्तम इकाई नहीं है। संभववाद में अगर सही मायने में देखा जाए तो संस्थापक जो थे वो फ्रांस के ही कौन थे, वाइडल डी ला ब्लाश थे। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने मनुष्य को जो भौगोलिक है जो भौगोलिक है उसका सक्रिय कारक मानना है। मानव ने, इन्होंने क्या कहा कि मानव अपनी मेहनत और लगन से पृथ्वी के जो सजीव और निर्जीव दोनों प्रकार के भूदृश्यों में परिवर्तन कर सकता है। यदि मनुष्य प्रकृति के साथ सक्रिय सहयोग करता है तो क्या होगा, सक्रिय सहयोग करता है तो वो उसके साथ क्या करेगा, विकास के चरम पर पहुंच जाएगा। और अगर वो इसके साथ सक्रिय सहयोग नहीं करता है तो कृषि का विकास कैसे होगा, कैसे जल विद्युत बनती अगर इसके साथ सहयोग नहीं करता। ठीक है, सिंचाई की व्यवस्था कैसे विकसित होती। तो कुदरत के सामने क्या होता है, अनेक विकल्प होते हैं, अंबार लगा रहता है, लेकिन इन विकल्पों का जो ताला होता है, जो ताला होता है वो किससे खुलता है, क्रिया से, करने से खुलता है। कार्य, एक्शन जो होता है उस चाबी से खुलता है। और ये चाबी किसके पास है, मानव के पास। मानव की जो छांट है और जो विकल्प है वो उसकी संस्कृति के अनुरूप होते हैं। ठीक है, मानव की जो प्रौद्योगिकी का स्तर है उसके ज्ञान विज्ञान पर निर्भर करता है। प्रकृति केवल एक परामर्शदाता है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ये किसने कहा था, वाइडल डी ला ब्लाश ने। क्या कहा, नेचर इज नेवर मोर देन एन एडवाइजर। प्रकृति एक परामर्शदाता से, एक सलाहकार से ज्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है, इन्होंने कहा कि जोखिम लेने का जज्बा जो है वो मनुष्य की अभिरुचि और आदतों के अनुसार आता है उसमें। ठीक है, ये जो आदतों और रुचियों में जो अंतर पाया जाता है ये किसके, संभावनाओं के द्वार खोलता है। मान लो कोई व्यक्ति है वो निडर है, कोई डरपोक है, तो ये इन दोनों में क्या है, डिफरेंस है। और वो निडर वाला अलग काम करेगा और जो डरपोक आदमी है वो अलग काम करेगा। तो ये इससे यहाँ से क्या संभावनाएं निकलती है कि संभावना है वो ऐसा कार्य करे और संभावना है कि वो ऐसा कार्य करे। ठीक है, इसके अलावा जीन ब्रूंज कौन थे, वो जो ब्लास है, वाइडल डी ला ब्लास है, इसके शिष्य थे। और इनका शिष्य होने के नाते संभववाद के क्या थे, कट्टर समर्थक थे। ठीक है, उनका मानना था कि प्राकृतिक पर्यावरण जो है वो कुछ सीमाएं निर्धारित करता है, मनुष्य इन सीमाओं को लांघ नहीं सकता, पूरी तरह से तो बिल्कुल भी नहीं लांघ सकता, लेकिन इसमें परिवर्तन जरूर कर सकता है। अब हम कहते भूकंप आ रहा है तो मानव इस भूकंप को ना तो इग्नोर कर सकता है, ना ही क्या कर सकता है, इसको रोक सकता है भूकंप को आने से। लेकिन हाँ, इतना जरूर कर सकता है कि वो ये भूकंप आए तो उससे बचने के उपाय कर सकता है। ठीक है, इस क्षेत्र को खाली करके कहीं दूर जा सकता है, इससे होने वाला जो नुकसान है उसको रोक सकता है। ठीक है, ये इन सब में क्या वो करता है, मानव की प्रौद्योगिकी का। ठीक है, ईशा बोमेन जो है उन्होंने भी अपनी पुस्तक में, उनकी पुस्तक का नाम था ज्योग्राफी इन रिलेशन टू द सोशल साइंसेज। ज्योग्राफी इन रिलेशन टू द सोशल साइंसेज, इसमें उन्होंने क्या कहा, इन्होंने भौगोलिक तत्वों की अपेक्षा किसको महत्व दिया, मानवीय क्षमता को महत्व दिया। ठीक है, इन्होंने कहा कि वातावरण के जो भौगोलिक तत्व है वो संकुचित और विशिष्ट अवस्था में स्थिर होते हैं। जैसे ही वे मानव के संपर्क में आते हैं वे मानवता की भांति क्या हो जाते हैं, परिवर्तनशील हो जाते हैं। ठीक है, इनके अलावा और भी बहुत से विद्वान हुए थे जिन्होंने अपने अपने विचार रखे। कौन कौन से, जैसे बैरो थे, शावर थे,
ठीक है। अब इसकी आलोचनाएं क्या थी, क्योंकि आलोचनाएं हुई तभी तो नवनिश्चयवाद का जन्म हुआ। आलोचनाएं क्या क्या हुई? आलोचनाएं ये हुई कि भाई बहुत से विद्वान ऐसे थे जो संभववाद की आलोचना करने लगे और कहा कि जिस प्रकार निश्चयवाद मनुष्य की क्या है, निश्चयवाद में क्या कहा कि मानव जो है प्रकृति का दास है, ठीक है, उसी प्रकार संभववाद क्या कहता है कि मानव ने प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली है। तो इस बात को जो संभववादी है इन्होंने कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर बता दिया, जबकि ये बात ठीक है कि प्रकृति मनुष्य को अनेक संभावनाएं देती है, ये मानते हैं, लेकिन मनुष्य पर्यावरण के द्वारा जो स्थापित निर्देश है उनके विरुद्ध नहीं जा सकता। मानव कितना ही कौशल क्यों ना प्राप्त कर ले, कितना ही टेक्निक इस्तेमाल क्यों ना करते, लेकिन अपने आप को प्रकृति के चंगुल से, प्रकृति के नियंत्रण से पूरी तरह से आजाद नहीं कर सकता। अब ये थोड़ी कि मानव कहेगा हवा चले तभी हवा चलेगी, हवा तो कौन चलाएगी? प्रकृति चलाएगी, ठीक है। मानव नहीं कर सकता उसमें कुछ भी। मानव पानी नहीं बना सकता, ठीक है। मानव उस पर जल विद्युत ही बना सकता है, लेकिन पानी नहीं बना सकता। अगर पानी ही नहीं होगा तो जल विद्युत कहाँ से बनाएगा, ठीक है। और क्या कहा कि यदि मान लो मानव जो है वो सब तरह से कर सकता है, तो जो उच्चावच जलवायु, जल, वनस्पति है, ये सब जो प्रतिकूल परिस्थितियां है मानव के, अगर ये मानव बसाव में बाधा नहीं डालती तो मानव मरुस्थल में भी रह सकता था, टुंड्रा प्रदेश में रह सकता था, अंटार्कटिका में भी रह सकता था, और उष्ण कटिबंधीय जो वन क्षेत्र है उसमें भी रह सकता था। ये अगर ऐसा होता कि मानव प्रकृति मानव के सामने तुच्छ होती, तो मानव ये जो स्थान है, अंटार्कटिका है, टुंड्रा है, ये सब जनविहीन क्षेत्र ना होते, ठीक है। अगर पर्यावरण का असर ना होता तो भूकंप, ज्वालामुखी, ये सारी जो चीज है, इनसे मनुष्य का कुछ नहीं बिगड़ता। लेकिन जब भूकंप, ज्वालामुखी, विस्फोट होते हैं, समुद्री तूफान जब आते हैं, तो मनुष्य की एक नहीं चलती, उसकी कोई तकनीक काम नहीं आती, ठीक है। और संभववाद की जो आलोचना है वो सबसे ज्यादा किसने की? ग्रिफिथ टेलर ने। और इन्होंने कहा कि भूगोलवेत्ता की भूमिका एक परामर्शदाता की तरह है, उसका काम कुदरत की योजना की व्याख्या करना नहीं है, ठीक है, वो सिर्फ केवल सलाह दे सकता है। टेलर ने जोर देकर यह भी कहा कि भूगोल का काम जो है वो प्राकृतिक वातावरण और मनुष्य पर उसके पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना है, मानव और उसके सांस्कृतिक भूदृश्य से जुड़ी समस्याओं का अध्ययन करना नहीं है, ठीक है। संभववाद के जो अनेक आलोचक जो है वो ये भी मानते थे कि ये जो सिद्धांत है ये भौगोलिक वातावरण के अध्ययन को तो प्रोत्साहित करता है, लेकिन जो मानवीय केंद्रवाद है उसको भी बढ़ावा देता है, ठीक है। अगर माना जाए, अगर कोई एक क्वेश्चन पूछा जाए कि भूगोल का नाश कौन करवा रहा है, तो लोगों का विचार किसकी तरफ होगा? संभववादियों की तरफ होगा। यहां तक कहा था भूगोल का, ठीक है। इसके बाद आता है नवनिश्चयवाद। ठीक है। इसमें क्या कहा कि मानव ना तो प्रकृति का दास है और ना ही मानव ने प्रकृति पर पूरी तरह से विजय प्राप्त की है। ना ही मानव मतलब प्रकृति का विजेता है, बल्कि दोनों का एक दूसरे से क्रियात्मक संबंध है, ठीक है। प्रकृति का सहयोग और मनुष्य की संकल्प शक्ति दोनों ही किसका आधार है? उन्नति का आधार है। निश्चयवाद और जो संभववाद है उसकी चरम सीमाओं के बीच के मार्ग को क्या कहा जाता है? नवनिश्चयवाद, ठीक है। इसको आधुनिक निश्चयवाद भी कहा जाता है। इसका प्रतिपादन किसने किया था? ऑस्ट्रेलिया के भूगोलवेत्ता थे। कौन? ऑस्ट्रेलिया के भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर। कौन थे? भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर, ठीक है। इन्होंने इसको देखो, नवनिश्चयवाद भी कहा जाता है, आधुनिक निश्चयवाद भी कहा जाता है, और इन्होंने इसको वैज्ञानिक निश्चयवाद का भी नाम दिया, ठीक है। नवनिश्चयवाद अथवा जो संभववाद की नींव है वो तो उस समय ही पड़ चुकी थी जब बहुत से भूगोलवेत्ता ने मानव नियंत्रण संबंधी जो अंतर संबंधों की व्याख्या करते समय
नियंत्रण के स्थान पर किसका यूज किया था? प्रभाव का, रिस्पॉन्स का, समायोजन जैसे शब्दों का प्रयोग किया था। तभी हो गया था कि क्या आएगा? संभववाद भी आएगा और नवनिश्चयवाद भी आएगा। नवनिश्चयवाद जो है इसकी अपनी अवधारणा है, इसका मतलब है रुको और जाओ निश्चयवाद, गो एंड स्टैम्प नहीं गो एंड नहीं सॉरी स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। ठीक है, टेलर ने कहा कि मनुष्य पर जो प्रकृति के प्रभाव है उसको स्वीकार तो किया टेलर ने, लेकिन साथ ही साथ ये भी बताया कि मनुष्य अपनी दक्षता से, अपनी मेंटल एबिलिटी से, अपनी साइंस और टेक्नोलॉजी से, इसके जो इनका डेवलपमेंट है, इसके बिहाव पर, इसके बल पर अपनी जरूरतों के मुताबिक प्रकृति का उपयोग कर सकता है। टेलर ने ये भी कहा कि वातावरण के द्वारा जो किए जाने वाले नियंत्रण है उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। सांस्कृतिक जो प्रगति है, प्रकृति की योजनाओं की जो सीमाएं हैं उसके अंदर ही हो सकती है। ठीक है, चाहे प्रकृति का मनुष्य पर पूर्ण नियंत्रण नहीं है, फिर भी उसका प्रभाव मनुष्य पर अवश्य पड़ता है। मनुष्य को प्रकृति की आज्ञा माननी ही पड़ती है। ठीक है, नवनिश्चयवाद में जो उनकी खुद की फिलोसॉफी थी, किसकी? टेलर की, उन्होंने उसे भी समझाते हुए कहा कि मनुष्य किसी भी देश के विकास की गति को तेज कर सकता है, धीमी कर सकता है और उसे चाहे तो रोक भी सकता है, परंतु यदि वह बुद्धिमान है तो उसे प्रकृति ने जो दिशा दर्शाई है उसे उससे दूर नहीं जाना चाहिए। वह किसी बड़े नगर के यातायात के जो पुलिस ट्रैफिक पुलिस होती है ना, उसके समान है। मतलब जो प्रगति की गति है उसको परिवर्तित कर सकता है, लेकिन उसे रोक नहीं सकता। और उसे रुको और जाओ निश्चयवाद जो वाक्यांश है, इसको भौगोलिक दर्शन को पूर्णतः स्पष्ट करता है। ठीक है, इसमें सबसे मेन था टेलर का ही, बहुत इंपॉर्टेंट है। टेलर ने नवनिश्चयवाद की संकल्पना का समर्थन अनेक विद्वानों ने भी किया, स्पेट ने भी किया, ठीक है, हैगेट ने भी किया, सावर ने भी किया, बेकन ने भी किया। ठीक है, हैगेट ने कहा कि जो संभववाद, निश्चयवाद और संभववाद के बीच का एक समझौता है। ठीक है, इन्होंने क्या कहा? जो नवनिश्चयवाद है वो निश्चयवाद और संभववाद के बीच का एक समझौता है। सावर ने क्या कहा कि जो आधुनिक निश्चयवाद है वो प्रकृति और मनुष्य के बीच समायोजन की प्रधानता है। ठीक है, और बेकन ने क्या कहा कि नवनिश्चयवाद जो है वो अत्यंत सटीक शब्दों में व्यक्त करता है कि प्रकृति जो है उसके आदेशों का पालन करके ही विजय प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, ना तो प्रकृति अमानवीय हो सकती है और ना ही मानव अप्राकृतिक। ये किसने कहा था? मुनीस रजा ने। ठीक है, ये था आपका नवनिश्चयवाद। ठीक है, थैंक यू। आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ भी प्रॉब्लम्स होती है आप पूछ लीजिए। ठीक है।